वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड वीडियो। लास्ट वीडियो मैंने ख़त्म करी थी फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ अल्ट्रासाउंड पे, तो वो वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने जो फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स है वो बहुत ब्रीफ में बताए थे। तो इस वीडियो में मैं एक बारी फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ढंग से बता रहा हूँ अच्छे से, उसके बाद हम थेरेप्यूटिक मैकेनिज्म शुरू करेंगे कि इन फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स से हमारी बॉडी में क्या थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो भी रिसर्च बेस्ड। तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स में जो अल्ट्रासाउंड है वो दो तरीके से काम करता है, थर्मल और नॉन थर्मल। थर्मल मतलब टेम्परेचर चेंज लाने की वजह से हमारी बॉडी में वो थेरेपेटिक मैकेनिज्म लाएगा, और नॉन थर्मल मतलब बिना टेम्परेचर चेंज करे, ये जो अल्ट्रासाउंड की वजह से हमारे बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट्स हो रही है, इसकी वजह से थेरेप्यूटिक चेंजेस लेके आएगा। तो पहले हम थर्मल चेंजेस देखते हैं। थर्मल चेंजेस क्यों होते हैं, तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था अकाउस्टिक इम्पीडेंस विच इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वेलोसिटी। तो इम्पीडेंस मतलब रेजिस्टेंस। तो सेल के अंदर जो अल्ट्रासाउंड जा रही है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक उस टिश्यू के डेंसिटी पे और एक उस टिश्यू के अंदर उसकी अल्ट्रासाउंड की वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, तो जितना ज्यादा एटेन्यूएशन अल्ट्रासाउंड को अपने पाथ में मिलेगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस अल्ट्रासाउंड को अपने पाथ में मिलेगा, उतना ज्यादा जल्दी वो अपनी एनर्जी को लूज करेगी, और वो अपनी एनर्जी को हीट के फॉर्म में लूज करती है। हमने हाफ वैल्यू डेप्थ का ग्राफ देखा था कि किस तरीके से इंटेंसिटी कम होती जाएगी और वो अपनी एनर्जी हीट में डिसिपेट करती जाएगी। तो अकाउस्टिक इम्पीडेंस डायरेक्टली डिपेंड करता है डेंसिटी पे और वेलोसिटी पे टिश्यू की, और इसकी वजह से हीट प्रोडक्शन होता है टिश्यू के अंदर। तो हमारे ह्यूमन सेल के अंदर देखा गया है कि ये जो हीट जितना ज़्यादा स्ट्रक्चरल प्रोटीन हमारे टिश्यू के अंदर होगा, उतनी ही ज़्यादा हीट एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, मतलब उतनी ही ज़्यादा अल्ट्रासाउंड एनर्जी लूज करेगा। तो जितना ज़्यादा स्ट्रक्चरल प्रोटीन हमारी बॉडी में होगा, जिस टिश्यू में होगा, उतनी ही ज़्यादा हीट एब्जॉर्प्शन होगी। इसीलिए देखा गया है कि जो बोन है, बोन में सबसे ज़्यादा हीट एब्जॉर्प्शन होती है, उसके बाद टेंडन्स में, उसके बाद मसल्स में, उसके बाद फैट में। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इंटेंसिटी पे कि किस इंटेंसिटी पे हीटिंग होती है, कितनी हीटिंग होती है। तो डॉक्यूमेंटेड है कि कितनी इंटेंसिटी पे टिश्यू के अंदर कितना टेम्परेचर राइज होता है, पर ये वैरी करता है टिश्यू टाइप पे, इंजरी पे, पर्सन टू पर्सन पे। तो नॉर्मली देखा गया है कि ये इंटेंसिटी है, ठीक है, तो 1 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये साटा इंटेंसिटी है। हमको बताया था मैंने, दो टाइप की इंटेंसिटी होती है, एक SATA टेम्पोरल एवरेज इंटेंसिटीज और एक SATP टेम्पोरल पीक इंटेंसिटीज। तो ये टेम्पोरल एवरेज इंटेंसिटी 1 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब है कि या तो आप कंटिन्यूस 1 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे रहे हो, या फिर अगर आप पल्स दे रहे हो तो उसका जो एवरेज निकल के आएगा वो 1 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो। मतलब अगर आप 2 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर को 50% ड्यूटी साइकिल पे देते हो, या फिर 1:1 पल्स पे देते हो, इसका मतलब है कि वो 2 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर एवरेज टाइम के अंदर एवरेजली आपको कितनी मिल रही है, 1 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो या पल्स हो या फिर कंटिन्यूस हो, पर साटा इंटेंसिटी अगर 1 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो 1 मेगाहर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी है, 1 मेगाहर्ट्ज में 0.2 डिग्री सेल्सियस राइज मिलता है टेम्परेचर का, और इसमें 0.6 डिग्री राइज मिलता है। ठीक है, 1 वॉट सेंटीमीटर स्क्वायर में टिश्यू के अंदर जो टेम्परेचर राइज होता है वो 0.2 और 0.6 डिग्री टेम्परेचर राइज होता है। हम देख लेते हैं कंटिन्यूस वर्सेस पल्स कि किस में ज्यादा हीटिंग होती है। तो कंटिन्यूस में ज्यादा हीटिंग होती है एज कंपेयर टू पल्स। पल्स में हीटिंग होती है लेकिन बहुत ही कम होती है, और पल्स जो है देखा गया कि ज्यादातर अपने नॉन थर्मल इफेक्ट्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि हीटिंग इतनी ज्यादा पल्स अल्ट्रासाउंड से नहीं होती। अब आ जाते हैं हम हीटिंग प्रायर। ठीक है, कि पहले से टिश्यू की कंडीशन कैसी है। अगर टिश्यू पहले से ही वार्म है तो जो अल्ट्रासाउंड है वो ज़्यादा डेप्थ तक पेनिट्रेट कर पाएगी और ज़्यादा डीप हीटिंग कर पाएगी। इसीलिए अगर आप हॉट पैक लगा के अल्ट्रासाउंड लगाते हो तो आप ज़्यादा डीपर टिश्यूज़ को हीट कर पाओगे, क्योंकि हीटिंग से डेंसिटी कम होएगी टिश्यू की। ठीक है, मॉलिक्यूल्स थोड़े से दूर होएंगे, जिसकी वजह से डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। डेंसिटी अगर कम हो जाएगी तो जो अकाउस्टिक इम्पीडेंस है वो कम होगा, और जो हमारी अल्ट्रासाउंड की वेव है वो ज़्यादा डेप्थ तक पेनिट्रेट कर पाएगी। तो इंक्रीज यूएस हीटिंग। ठीक है, तो पहले से अगर हीटिंग हो तो उससे जो अल्ट्रासाउंड की हीटिंग है वो बढ़ जाएगी। तो अगर आपको डीपर हीटिंग ज़्यादा चाहिए तो आप हॉट पैक लगा के अल्ट्रासाउंड लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं हम नॉन थर्मल इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रासाउंड पे।
तो नॉन थर्मल इफेक्ट जो है वो 4 चीज़ों पे डिपेंड करते हैं: कैविटेशन, अकाउस्टिक स्ट्रीमिंग, स्टैंडिंग वेव्स और माइक्रो मसाज। तो कैविटेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स विद इन द टिश्यू ड्यू टू वेरिंग प्रेशर ऑफ अल्ट्रासाउंड। ठीक है, तो ये अल्ट्रासाउंड की वेव है, कंप्रेशन रेयरफैक्शन जो कि हमारे टिश्यू में जा रही है। तो जब कंप्रेशन होता है तो पॉजिटिव प्रेशर होता है, मतलब ज़्यादा प्रेशर होता है उस जगह पे, मॉलिक्यूल ज़्यादा पास होते हैं। जब रेयरफैक्शन होता है तो मॉलिक्यूल ज़्यादा दूर होते हैं, प्रेशर कम होता है। तो जब ये गैस बबल्स बनते हैं अल्ट्रासाउंड की वजह से, तो जो इस रीजन में होते हैं, रेयरफैक्शन वाले रीजन में, वहाँ पे गैस बबल जो है वो एक्सपैंड करते हैं, और जो कंप्रेशन वाले रीजन में होते हैं वहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब ये वेव ऐसे आगे चलती जाएगी, तो अब इस वाले पार्ट में कंप्रेशन आ जाएगा और इस वाले पार्ट में रेयरफैक्शन आ जाएगा। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा, और ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बन रखे हैं जो कि अपने अपने फेजेस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड कर रहे हैं। ठीक है, ये तो नेगेटिव प्रेशर में एक्सपैंड करते हैं मॉलिक्यूल्स, ये गैस बबल्स, और पॉजिटिव प्रेशर में ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और ये है इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी मैंने आपको बताया था कि एम्पलीट्यूड होता है, तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होती है उतनी ज़्यादा ही ये एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और ये अपने पाथ में थोड़ा बहुत ऑसिलेट हो रहे होते हैं। इसको हम बोलते हैं कैविटेशन। अब अगर ये तो होता है स्टेबल कैविटेशन, ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी जगह पे, पर जब ये प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर, क्योंकि इंटेंसिटी हम बढ़ा देते हैं, अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव प्रेशर ज़्यादा होएगा, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करेगा, तो ये जो गैस बबल्स हैं ये बर्स्ट हो सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं अनस्टेबल कैविटेशन। तो कैविटेशन 2 टाइप की होती है, स्टेबल और अनस्टेबल। ठीक है, तो देखा गया है कि कुछ स्टडीज़ में कि ये जो कैविटेशन है वो जो थेरेप्यूटिक रेंज हम यूज़ करते हैं अपने अल्ट्रासाउंड की मशीन पे, उस पे ये कैविटेशन नहीं देखने को मिलती। ठीक है, और कुछ स्टडीज़ में देखा गया है कि कैविटेशन होती है थेरेप्यूटिक रेंज के अंदर। लेकिन जो अनस्टेबल कैविटेशन है, जिसमें मैंने बोला ये बबल जो है बर्स्ट हो जाएगा, और इस बबल बर्स्ट होने की वजह से बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी जो टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये सिर्फ हायर एनर्जीज पे ही होता है, हायर इंटेंसिटीज़ पे ही होता है। तो अल्ट्रासाउंड की वजह से ये जो कैविटेशन हो रही है, ये फिनोमिनन हम और जगह यूज़ करते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी हम अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं, और इस कैविटेशन के फिनोमिनन से हम ट्यूमर अब्लेशन करते हैं, जिसमें हम सर्जिकली एक पार्ट को एक्सरसाइज करते हैं, जिसकी इंटेंसिटी जिसमें हम लेते हैं 100 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 10,000 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक की। तो इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी पे वो टिश्यू को डिस्ट्रॉय करता है। या फिर हम थ्रोम्बोलाइसिस या फैट रिडक्शन में भी कैविटेशन का यूज़ करते हैं, जिसमें हम थ्रोम्बोलाइसिस में थ्रोम्बस को डिस्ट्रॉय करते हैं उस जगह पे, और फैट रिडक्शन में हम एडिपोज टिश्यू को डिस्ट्रॉय करते हैं उस पार्ट में अल्ट्रासाउंड के यूजेस से। इन दोनों में इंटेंसिटीज़ जो है वो कम चाहिए। ठीक है, मतलब हमारे अल्ट्रासाउंड जितनी है उससे भी कम चाहिए, लेकिन इनके अंदर फ्रीक्वेंसीज भी कम चाहिए होती है, एक्जैक्ट 1 मेगाहर्ट्ज़ और 3 मेगाहर्ट्ज़ की नहीं चाहिए होती। तो अनस्टेबल कैविटेशन थेरेप्यूटिक रेंज में अब तक नहीं देखा गया है, लेकिन कैविटेशन जो है वो थेरेप्यूटिक रेंज में होती है। इस पे और स्टडीज़ होना अभी बाकी है। अब आ जाते हैं हम अकाउस्टिक स्ट्रीमिंग पे। तो अकाउस्टिक स्ट्रीमिंग 2 टाइप की होती है, बल्क स्ट्रीमिंग और माइक्रो स्ट्रीमिंग। तो जो माइक्रो स्ट्रीमिंग है वो हमारे सेलुलर लेवल पे होती है, मैंने पिछले में बताया था आपको। तो माइक्रो स्ट्रीमिंग से क्या होता है, ये माइक्रो स्ट्रीमिंग डिपेंड करता है कैविटेशन पे। कैविटेशन की वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट होंगे और अपनी जगह पे ऑसिलेट होंगे, इसकी वजह से कुछ आयंस की परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो सोडियम और कैल्शियम आयन की जो परमिएबिलिटी है वो बढ़ जाती है, और जो ये कैल्शियम आयन है इसकी परमिएबिलिटी बढ़ने की वजह से जो मास्ट सेल है वो ज़्यादा हिस्टामिन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा वेजोडाइलेशन हो सकती है एक्यूट इंजरी स्टेज में। और जो मैक्रोफेजेस हैं वो ज़्यादा ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ करते हैं, तो ज़्यादा फाइब्रोब्लास्ट जो हैं वो रिलीज़ होंगे और ज़्यादा कोलेजन बनेगा, ऐसा डॉक्यूमेंटेड है। ठीक है, और ये लेकिन एनिमल स्टडीज़ में देखा गया, वो हम आगे देखेंगे अभी।
ये होता है माइक्रो स्ट्रीमिंग की वजह से, और ये फिनोमेना डिपेंड करता है कैविटेशन पे। पर कैविटेशन और माइक्रो स्ट्रीमिंग दोनों ही अभी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है। फिर आ जाते हैं हम स्टैंडिंग वेव्स पे। तो स्टैंडिंग वेव्स आपको पता है, जब दो वेव सेम फेज में होती हैं तो वो एक बड़ी वेव बनाती है, और ये बड़ी वेव जो है वो टिश्यू डैमेज कर सकती है, वो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड को रोक सकती है, और जो हमारा एंडोथीलियम है ब्लड वेसल की वॉल, उसको ये डिस्ट्रॉय कर सकती है। लेकिन स्टैंडिंग वेव्स या तो तब बनती है जब बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो रही हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो एक बहुत अच्छा हमारी बॉडी के अंदर, या फिर तब बनेगी जब हम अल्ट्रासाउंड के हेड को वहीं रखेंगे, मूव नहीं करेंगे। तो हम दोनों ही चीज़ें हमारी बॉडी में नहीं होती। एक तो हम अल्ट्रासाउंड के हेड को मूव करते रहते हैं, और जो रिफ्लेक्शन है वो हमारी बॉडी में इतनी ज़्यादा नहीं होती स्टैंडिंग वेव्स बनने तक ही। तो स्टैंडिंग वेव्स बनने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। अब आ जाते हैं हम माइक्रो मसाज पे। तो माइक्रो मसाज आपको पता है क्या होता है, ठीक है? आप किसी एरिया पे प्रेशर डाल रहे हो एक तरीके से। तो माइक्रो मसाज का मतलब भी यही है, आप सेलुलर लेवल पे जो है मसाज कर रहे हो। और ये होता कैसे है, मैंने बोला प्रेशर डालते हो मसाज में। तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर है अल्ट्रासाउंड की वजह से, ये सेलुलर लेवल पे जब होता है तो कुछ जगहों पे नेगेटिव प्रेशर बनता है, कुछ जगहों पॉजिटिव प्रेशर बनता है। इसकी वजह से देखा गया है कि जो एडिमा है वो कम हो सकता है माइक्रो मसाज की वजह से, इस अल्ट्रासाउंड के प्रेशर चेंजेस की वजह से। पर इसका जो मैकेनिज्म है वो भी वेल अंडरस्टूड नहीं है अभी, ठीक है? तो हमने नॉन थर्मल इफेक्ट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा वेल स्टडीड नहीं है, वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं है ह्यूमन बॉडी में, लेकिन थर्मल इफेक्ट्स डॉक्यूमेंटेड है, वेल स्टडीड है हमारे ह्यूमन बॉडी में। तो थर्मल इफेक्ट्स अल्ट्रासाउंड के होते हैं, ये आपको पता है। तो अब हम ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की वजह से थेरेप्यूटिक चेंजेस क्या आते हैं हमारी बॉडी में, जो कि रिसर्च बेस्ड हैं, रिसर्च में प्रूव्ड हैं, वो हम देखते हैं। और इनमें कुछ स्टडीज़ जो हैं वो इन विट्रो स्टडीज़ हैं, मतलब सेल के बाहर की स्टडीज़, हमारी बॉडी पे नहीं गई, बाहर लेबोरेटरीज में की गई है। कुछ स्टडीज़ हैं जो एनिमल्स पे की गई हैं, और कुछ स्टडीज़ हैं जो कि क्लिनिकली ह्यूमंस पे देखी गई है, क्लिनिकल ट्रायल्स में। तो वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थेरेपेटिक मैकेनिज्म के अंदर हम वुंड हीलिंग देख रहे हैं, ठीक है? कि वुंड हीलिंग जो प्रोसेसेस हैं वुंड हीलिंग के, एक्यूट फेज, प्रोलिफरेटिव फेज और रिमॉडलिंग फेज, इनके अंदर अगर अल्ट्रासाउंड दी जाए तो वो किस तरीके से हमारी वुंड हीलिंग को इफेक्ट करेगा। तो सबसे पहले आता है एक्यूट फेज। एक्यूट फेज में इन विट्रो स्टडीज में देखा गया है कि जो अल्ट्रासाउंड है वो कैल्शियम आयन की प्रोडक्शन बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से मास्ट सेल जो है वो हिस्टामिन ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, वेजोडाइलेशन होती है उसकी वजह से। और जितनी ज़्यादा वेजोडाइलेशन होगी उतनी ही ज़्यादा जो आपके केमिकल मीडिएटर्स हैं वो उस जगह पे आएंगे, ये हमने ऊपर भी देखा था। और इन विट्रो स्टडीज़ में ही देखा गया है कि ये जो अल्ट्रासाउंड है उसके जो कैविटेशन की वजह से जो मूवमेंट है उसकी वजह से रेट ऑफ फैगोसाइटोसिस बढ़ जाएगा, और पार्टिकल मूवमेंट बढ़ जाएगा, जो केमिकल मीडिएटर्स का मूवमेंट है वहाँ पे, जिसकी वजह से जो हीलिंग है वो एक्सेलरेट हो सकती है। और एक स्टडी में देखा गया है कि लो इंटेंसिटी कंटिन्यूस अल्ट्रासाउंड, लो इंटेंसिटी का मतलब वही है जो कि हम 0 से 3 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर की जो हम इंटेंसिटीज यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड में, उसको ही लो बोलते हैं, ठीक है? तो लो इंटेंसिटी कंटिन्यूस अल्ट्रासाउंड से देखा गया है कि ये जो ब्लड वेसल्स है उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड की जो लेवल्स हैं वो बढ़ा देता है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक पोटेंट वेजोडाइलेटर है जो कि वेजोडाइलेशन कराता है। वेजोडाइलेशन कराएगा तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा, और ये देखा गया है इस पैरामीटर पे 27 किलोहर्ट्ज और 0.25 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे, और ये भी इन विट्रो स्टडीज़ में देखा गया है। और एक और रैबिट मॉडल में देखा गया है, रैबिट की स्टडी में देखा गया है कि लो इंटेंसिटी कंटिन्यूस अल्ट्रासाउंड NO लेवल्स को बढ़ाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल्स को बढ़ाती है। और अगर हम कंपेयर करें कंटिन्यूस और पल्स को एक्यूट फेज में हीलिंग के लिए, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के इफेक्ट पे। तो ये जो भी थी ये इन विट्रो स्टडीज़ थी, एनिमल स्टडीज़ थी, कोई भी क्लिनिकल स्टडी नहीं थी इसमें से। अब आ जाते हैं हम प्रोलिफरेटिव फेज में। तो प्रोलिफरेटिव फेज आपको पता है 3 दिन के बाद शुरू हो जाता है और 3 हफ्ते तक होता है। उसमें फाइब्रोब्लास्ट जो है वो ग्रैनुलेशन टिश्यू बनाता है, और वहाँ पे कोलेजन की सिंथेसिस बढ़ने लगती है। तो प्रोलिफरेटिव फेज में
जो अल्ट्रासाउंड है वो कैल्शियम अपटेक को बढ़ाता है। कैल्शियम बढ़ने की वजह से जो मैक्रोफेजेस है वो ज़्यादा ग्रोथ फैक्टर रिलीज करते हैं, और जो फाइब्रोब्लास्ट है वो ज़्यादा कोलेजन बनाते हैं। और ये जो कोलेजन होता है ये ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ का होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, ऐसा रैट स्टडीज़ में देखा गया है, रैट के एक्लेस टेंडन में। एक दूसरी स्टडी में देखा गया है कि 0.5 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर की इंटेंसिटी पे कोलेजन सिंथेसिस वाज मोर एंड बेटर ऑर्गेनाइज्ड, ये मैंने आपको पहले ही बताया। और ये कम इंटेंसिटी पे था, और ज़्यादा इंटेंसिटी पे अगर दें तो उसने हीलिंग को कम कर दिया था। एट 2.5 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर रिड्यूस द हीलिंग टाइम, प्रोसेस। अल्ट्रासाउंड एंजियोजेनेसिस को बढ़ाता है प्रोलिफरेटिव फेज में, और वूंड कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़ाता है। वूंड कॉन्ट्रैक्शन का जो टाइम है उसको कम कर देता है। तो ये भी देखा गया है रैट्स में 0.1 to 0.5 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर 5 मिनट्स डेली देने से जो वूंड कॉन्ट्रैक्शन है बंद होता है, जो हमारा वूंड उसका जो टाइम है वो कम हो गया था। और एक और स्टडी में देखा गया है कि लेज़र इंड्यूस्ड बर्न्स कुछ रैट्स में किए गए थे, उससे अल्ट्रासाउंड की हीलिंग में कोई इफेक्ट नहीं हुआ था। तो ये सारी भी इन विट्रो और एनिमल स्टडीज़ हैं, इनमें भी कोई भी क्लिनिकल स्टडी नहीं है। रीमॉडलिंग फेज पे आ जाते हैं अब। तो रीमॉडलिंग फेज में अल्ट्रासाउंड के कुछ इफेक्ट होते हैं, ये अभी वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं है, ये इस पे ज़्यादा रिसर्चेज अभी नहीं हुई है, ठीक है। तो अब हम स्पेसिफिक कंडीशन पे आ जाते हैं कि स्पेसिफिक कंडीशन पे अल्ट्रासाउंड के क्या इफेक्ट होते हैं क्लिनिकल स्टडीज़ के बेसिस पे। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वूंड पे स्टडी देख लेते हैं कि कौन कौन सी क्लिनिकल स्टडीज़ उन पे की गई है। सबसे पहले प्रेशर सोर्स। तो मोस्ट ऑफ द स्टडीज़ जो हैं वो ये बोलती है कि देयर इज़ नो रिलायबल प्रूफ ऑफ एडवांटेज ऑफ ट्रीटमेंट विद अल्ट्रासाउंड इन हीलिंग ऑफ प्रेशर सोर्स, ठीक है। पर कुछ बहुत ही कम स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि अल्ट्रासाउंड इफेक्ट करता है प्रेशर सोर्स की हीलिंग पे। लेकिन ये जो स्टडीज़ थी 2004, 1995, 2008 और 2006 की, इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स थे वो बहुत ही कम थे, तो एक कंक्लूजन पे आना डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि इस पे इस एरिया पे मोर रिसर्चेस चाहिए अभी हमको, ठीक है। मोर researches needed in this area। अब आ जाते हैं हम क्रॉनिक वुंड्स और डायबिटिक अल्सर्स पे। तो डायबिटिक अल्सर्स पे लो फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड बेनिफिशियल है डायबिटिक फुट अल्सर्स और पुरुलेंट वुंड्स में। पर ये लो फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड किलोहर्ट्ज वाला लो फ्रीक्वेंसी, किलोहर्ट्ज में होती है इसकी फ्रीक्वेंसी। तो जो हमारा नॉर्मल अल्ट्रासाउंड का डिवाइस होता है जो हम फिजियोथेरेपी में यूज़ करते हैं, ये वो वाला डिवाइस नहीं है। इसके लिए अलग डिवाइसेस होते हैं जिसमें किलोहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी जो है जनरेट हो सकती है। और ये देखा गया है कि बेनिफिशियल है डायबिटिक फुट की हीलिंग में, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है हील होने में। तो येस, इट इज़ इफेक्टिव। तो इसमें कंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, ये स्टडीज़ में देखा गया है कि लो फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड डायबिटिक फुट अल्सर्स में बेनिफिशियल होता है। फिर हम आ जाते हैं वीनस अल्सर्स पे। तो वीनस अल्सर्स पे जो है एविडेंस है कि वीनस अल्सर पे जो अल्ट्रासाउंड है वो इफेक्ट करेगा, तो बहुत ही वीक है, बहुत ही कम है, ठीक है। तो इस एरिया पे भी रिसर्चेज और चाहिए, लेकिन ज़्यादातर नेगेटिव रिसर्चेज ही हैं कि अल्ट्रासाउंड से वीनस अल्सर्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता। अब आ जाते हैं हम सॉफ्ट टिश्यू और मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज पे, ठीक है। ये भी एक तरीके का वोंड इंजरीज ही है। तो इसमें देखा गया कि 0.132 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर 3 मेगाहर्ट्ज लो इंटेंसिटी कंटिन्यूस अल्ट्रासाउंड 4 आवर्स पर डे के लिए दिया गया 6 वीक्स तक टेंडनाइटिस के एथलीट्स पे, ठीक है, 2015 में, जिससे जो पेन रिडक्शन है और ग्रिप स्ट्रेंथ है वो बढ़ी। तो और एक दूसरी स्टडी में देखा गया है कि जो अल्ट्रासाउंड है वो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में इफेक्टिव होता है। लेकिन कुछ ओल्डर स्टडीज़ हैं जो ये भी बोलती हैं कि जो अल्ट्रासाउंड है वो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज जैसे कि एंकल स्प्रेन और क्रॉनिक शोल्डर पैथोलॉजीज, इनमें इफेक्ट नहीं देता। और एनिमल मॉडल्स में आपने पीछे देखा था कि कोलेजन सिंथेसिस को इंक्रीज करता है, और जो कोलेजन बनता है वो बेटर टेंसाइल स्ट्रेंथ का होता है,
और उसकी जो मसल स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है, जो रैट मॉडल में हमने स्टडी किया था। तो मिक्स स्टडीज़ हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरी और मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज में भी, लेकिन आपको पता है कि जो अल्ट्रासाउंड है उसके हीटिंग इफेक्ट्स वेल डॉक्यूमेंटेड है कि अल्ट्रासाउंड से डीप हीटिंग होती है, और हमें सब एक्यूट और क्रॉनिक फेजेस में हमें हीटिंग चाहिए वहाँ पे टिश्यू की हीलिंग बढ़ाने के लिए और पेन रिडक्शन करने के लिए। तो हम कह सकते हैं यस, अल्ट्रासाउंड इज इफेक्टिव इन सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। ठीक है, हम किसी से कंपेयर करके नहीं बता रहे हैं कि किस मोडालिटी से ज़्यादा इफेक्टिव है, बस अल्ट्रासाउंड इफेक्टिव है सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में। वो जब हम बाकी मोडालिटीज़ पढ़ेंगे तो आपको पता चलता जाएगा। तो इफेक्टिव है सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में। अब आ जाते हैं हम बोन फ्रैक्चर हीलिंग में। तो बोन फ्रैक्चर हीलिंग में देखा गया है कि लो इंटेंसिटी पल्स अल्ट्रासाउंड 1.5 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे 0.03 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर एट 20% ड्यूटी साइकिल, BNR आपको पता है क्या होता है, तो BNR 2.16 20 मिनट्स पर डे के लिए दिया गया नॉन हीलिंग जो है नॉन हीलिंग फ्रैक्चर्स पे, और इससे जो हीलिंग है वो इंड्यूस हुई। तो नॉन हीलिंग अल्सर्स वो होते हैं जिनको 9 महीने हो चुके होते हैं लेकिन अभी तक कोई भी कैलस फॉर्मेशन नहीं हुई होती, और डिलेड हीलिंग वो फ्रैक्चर्स वो होते हैं जिसमें 6 महीने तक कोई भी कैलस फॉर्मेशन नहीं हुई होती। तो ये जो डिवाइस है ये भी वो वाला डिवाइस नहीं है जो कि हम नॉर्मल फिजियोथेरेपी में यूज़ करते हैं, हमारा जो अल्ट्रासाउंड का डिवाइस है, क्योंकि इसमें आपने देखा कि 20 मिनट्स पर डे के लिए दिया गया, प्लस ये जो है ये स्टेशनरी होता है। ठीक है, ये स्टेशनरी हेड होता है, इसको हम मूव नहीं करते। तो ये जो नॉन हीलिंग वाली साइट है बोन की, वहाँ पे इसको लगा के रखते हैं, और ये जो इंटेंसिटी है ये बहुत ही कम है, 0.03 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर की इंटेंसिटी है। उसमें भी इसको पल्स कर रखा है 20% ड्यूटी साइकिल पे। तो ये भी वो वाला डिवाइस नहीं है जो कि हम अल्ट्रासाउंड पे यूज़ करते हैं, लेकिन है अल्ट्रासाउंड ही। ठीक है, और लो इंटेंसिटी पल्स अल्ट्रासाउंड है, दूसरी मशीन है जिससे जो नॉन हीलिंग है, नॉन हीलिंग में इफेक्ट देखा गया है कि नॉन हीलिंग में ये हीलिंग इंड्यूस करा सकता है लो इंटेंसिटी पल्स अल्ट्रासाउंड। अब आ जाते हैं हम आर्टिकुलर कार्टिलेज पे। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज पे एनिमल स्टडीज में देखा गया है कि जो अल्ट्रासाउंड है वो आर्टिकुलर कार्टिलेज की हीलिंग इंड्यूस करा सकता है, इफेक्टिव होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज की इंजरीज में, लेकिन एनिमल स्टडीज में देखा गया है। क्लिनिकल ट्रायल्स पे या ह्यूमन बॉडी पे ये एविडेंस बहुत ही वीक है, सिर्फ बहुत ही कम रिसर्चेज में ऐसा बोला है कि जो अल्ट्रासाउंड है वो आर्टिकुलर कार्टिलेज की हीलिंग को इफेक्ट करता है। तो इसका कंक्लूजन भी हम दे सकते हैं कि मोर रिसर्च नीडेड इन ह्यूमन बॉडीज। अब आर्टिकुलर कार्टिलेज की बात हम कर ही रहे थे, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस पे अल्ट्रासाउंड के क्या इफेक्ट होते हैं उन पे भी हम कुछ स्टडीज देख लेते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको पता है क्या होता है, इसमें जॉइंट स्पेस नैरोइंग होती है, सबकॉन्ड्रल सिस्ट बनते हैं, सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस होती है, और ऑस्टियोफाइट की फॉर्मेशंस होती है। तो 2000 की स्टडी में देखा गया कि 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे 1 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटेंसिटी 5 मिनट्स और 4 सेंटीमीटर का जो उसका ट्रीटमेंट हेड है उस पर 2 ग्रुप्स पे दी गई, जिसमें एक ग्रुप पे एक्टिव अल्ट्रासाउंड दिया गया, मतलब ये जो इंटेंसिटी पैरामीटर्स है इस पे इस अल्ट्रासाउंड को दिया गया, और एक ग्रुप पे मशीन को बंद करके, मतलब शैम अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड बंद होती है मशीन, लेकिन पेशेंट को भी नहीं पता होता, थेरेपिस्ट को। डबल ब्लाइंड स्टडी थी, तो ना पेशेंट को पता है ना थेरेपिस्ट को, और बस पेशेंट को पता है कि इफेक्ट हो रहा है। वैसे भी अल्ट्रासाउंड से कुछ सेंसेशन मिलना कभी कभार ही पॉसिबल होता है जब ज़्यादा इंटेंसिटीज़ पे हम वर्क करते हैं। तो शैम अल्ट्रासाउंड और एक्टिव अल्ट्रासाउंड में 2 ग्रुप्स पे स्टडी की गई, तो देखा गया कि जो पेन रिडक्शन है वो दोनों में ही कम हुआ। ठीक है, जो शैम अल्ट्रासाउंड था और जो एक्टिव अल्ट्रासाउंड था दोनों में ही पेन कम हुआ। ठीक है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड एक जगह पे मूव हो रहे थे, इसके प्लेसिबो इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। पेशेंट को लगता है कि अब मेरे यहाँ पे कुछ मूवमेंट कर रहा है थेरेपिस्ट तो पेन कम होएगा, वैसे भी हम पेन रिडक्शन में भी पढ़ेंगे ये चीज़। तो पेन इसीलिए दोनों में कम हुआ, बराबर कम हुआ। लेकिन ये देखा गया है कि जो वॉमैक की स्कोरिंग है, वॉमैक जो है ये फंक्शनल स्केल है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। ठीक है, तो जो वॉमैक स्कोर है वो एक्टिव अल्ट्रासाउंड में ज़्यादा कम हुआ, मतलब ज़्यादा बेटर फंक्शनल आउटकम था एक्टिव अल्ट्रासाउंड में एज कम्पेयर टू शैम अल्ट्रासाउंड।
तो हम ये कह सकते हैं कि ये पैरामीटर्स इफेक्टिव है ऑस्टियोआर्थराइटिस में फंक्शनल आउटकम्स इम्प्रूव कराने के लिए पेशेंट की। एक दूसरी स्टडी 2020 में देखा, कंटिन्यूस और पल्स अल्ट्रासाउंड प्लस एक्सरसाइज रिजीम में देखा गया कि ज़्यादा इफेक्ट किस में होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में। और इसमें जो पैरामीटर्स देखे गए थे वो था पेन, मोबिलिटी, फंक्शनल स्कोरिंग। ठीक है, तो इसमें देखा गया कि जो लो इंटेंसिटी कंटिन्यूस अल्ट्रासाउंड है प्लस एक्सरसाइज रिजीम, ये ज़्यादा बेनिफिशियल था एज कंपेयर टू लो इंटेंसिटी पल्स अल्ट्रासाउंड प्लस एक्सरसाइज रिजीम। ठीक है, तो पर कुछ स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि जो पल्स अल्ट्रासाउंड है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू कॉन्टिन्यूस। तो इसमें हम कह सकते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में अल्ट्रासाउंड इफेक्टिव है, पर इस एरिया में और रिसर्चेस चाहिए कि बेटर पैरामीटर्स क्या है अप्लाई करने के लिए, कॉन्टिन्यूस और पल्स मोड के लिए या फिर और इंटेंसिटी और टाइम के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम पेन पे। तो पेन मॉड्यूलेशन मतलब पेन कम करने के लिए 3 जगहों पे हम काम कर सकते हैं। पेन पाथवेज आपको पता होने चाहिए, तो वो हम इस में नहीं पढ़ रहे अभी। ठीक है, तो पेन मॉड्यूलेशन में अल्ट्रासाउंड जो है वो इफेक्टिव होता है, ये स्टडीज में देखा गया है। और मैंने आपको बोला कि प्लेसिबो इफेक्ट्स पेन के बहुत ज़्यादा होते हैं अल्ट्रासाउंड के पेन के ऊपर। तो जो भी स्टडीज थी पेन के ऊपर, उससे ये कंक्लूजन निकला कि 0.8 से लेकर 1.5 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर की इंटेंसिटी एट 1 मेगाहर्ट्ज और 3 मेगाहर्ट्ज, वो डिपेंड करता है किस टिश्यू तक आपको पहुंचाना है, कंटिन्यूस मोड पे बेटर था ट्रिगर पॉइंट्स के लिए, टेंडनोपैथीज के लिए और मस्कुलर पेन के लिए। ठीक है, कुछ स्टडीज में भी देखा गया कि पल्स बेटर है पेन कम करने के लिए, लेकिन ज़्यादातर स्टडीज में कंटिन्यूस मोड इससे इतने के रेंज में इंटेंसिटीज जो थी वो इफेक्टिव थी ट्रेपीजियस पे, ट्रिगर पॉइंट्स के लिए, टेंडनोपैथीज के लिए और मस्कुलर पेन के लिए। और जो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये पेन कम करता है वो अभी तक यही देखा गया कि वेजोडाइलेशन और इंक्रीज्ड लोकल टेम्परेचर की वजह से ये पेन कम करता है। लेकिन जो अल्ट्रासाउंड का हेड है उसको हम उस एरिया पे मूव कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से थोड़ा बहुत मसाज कर रहा है उस एरिया में, अल्ट्रासोनिक जेल लगा के हम करते हैं। तो इसकी वजह से भी वहाँ पे ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज हो सकता है। और पेशेंट जो है वो अगर अल्ट्रासाउंड बंद भी हो तो भी पेशेंट को साइकोलॉजिकली लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ इफेक्ट हो रहा है। और जो है पेन शैम, मतलब मैक्सिमम स्टडीज में देखा गया है कि शैम अल्ट्रासाउंड मतलब जिसमें अल्ट्रासाउंड बंद था उसमें भी पेशेंट ने पेन कम करने का रिपोर्ट किया, और एक्टिव अल्ट्रासाउंड में भी पेशेंट ने पेन कम करने को रिपोर्ट किया था। ठीक है, तो ये इसका कंक्लूजन था जो डायरेक्टली लिख रखा है। अब आ जाते हैं हम स्कार टिश्यू पे। ठीक है, स्कार टिश्यू बनता है वुंड हीलिंग की रीमॉडलिंग फेस पे, आपको पता है। ठीक है, और स्कार टिश्यू में अल्ट्रासाउंड का कोई इफेक्ट है कि नहीं वो हम देखते हैं। तो मैंने कुछ कंडीशंस देखी जिसमें फाइब्रस टिश्यू फॉर्मेशन होती है और अल्ट्रासाउंड का उस पर इफेक्ट होता है कि नहीं। तो प्लांटर फेशियाइटिस, डुपाइट्रिन कॉन्ट्रैक्चर और पोस्ट बर्न कॉन्ट्रैक्चर की स्टडीज़ में देखा गया कि प्लांटर फेशियाइटिस में अल्ट्रासाउंड को एक स्ट्रेचिंग रेजीम के साथ दिया गया और एक में सिर्फ स्ट्रेचिंग को दिया गया। तो अल्ट्रासाउंड प्लस स्ट्रेचिंग में कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ जो सिर्फ स्ट्रेचिंग में था। तो अल्ट्रासाउंड से प्लांटर फेशियाइटिस में कोई भी इफेक्ट नहीं देखा गया। और इन विट्रो स्टडीज में देखा गया है। ठीक है, क्लिनिकल स्टडीज में इतना नहीं देखा गया, लेकिन इन विट्रो स्टडीज में देखा गया है कि जो अल्ट्रासाउंड है वो स्कार टिश्यू की एक्सटेंसिबिलिटी को बढ़ाता है। ऐसी डुपाइट्रिन कॉन्ट्रैक्चर में सिर्फ एक ही स्टडी ऐसी थी जिसमें कुछ इफेक्ट देखने को मिला था अल्ट्रासाउंड की वजह से। उसके अलावा कोई भी ऐसी स्टडी नहीं थी जिसमें डुपाइट्रिन कॉन्ट्रैक्चर पे इतना अल्ट्रासाउंड को स्टडी किया गया हो। फिर हम देखते हैं पोस्ट बर्न कॉन्ट्रैक्चर। इस स्टडी में देखा गया था कि एक ग्रुप को अल्ट्रासाउंड और जो नॉर्मल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं वो दी गई, और एक ग्रुप को पैराफिन वैक्स और नॉर्मल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज दी गई। तो दोनों में ही रेंज ऑफ मोशन में और पेन में रिडक्शन हुआ। ठीक है, रेंज ऑफ मोशन बढ़ा, पेन कम हुआ। लेकिन फिर भी पैराफिन वैक्स में स्लाइट बेटर था एज कंपेयर टू अल्ट्रासाउंड प्लस स्ट्रेचिंग। तो इसको हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इस पे भी जो कंडीशंस है उनमें मोर रिसर्चेस चाहिए क्लिनिकल स्टडीज में। ठीक है,
तो मोर क्लिनिकल स्टडीज नीडेड। अब आ जाते हैं ब्लड फ्लो पे। ठीक है, तो ब्लड फ्लो पे मिक्स्ड रिसर्चेज हैं। कुछ रिसर्चेज बोलती हैं कि ब्लड फ्लो बढ़ता है अल्ट्रासाउंड की वजह से, कुछ रिसर्चेज बोलती है कि ब्लड फ्लो में कोई इफेक्ट नहीं होता अल्ट्रासाउंड की वजह से, और बहुत ही कम रिसर्चेज ये भी बोलती है कि इमीडिएट इफेक्ट जो अल्ट्रासाउंड का होता है वो वेजोकंस्ट्रिक्शन होता है। पर ज़्यादातर स्टडीज़ में देखा गया है कि ब्लड फ्लो बढ़ता है, और इसका मैकेनिज्म आपको पता है। वहाँ पे एक स्टडी में हमने पीछे पढ़ा था एनिमल स्टडीज़ में कि नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल बढ़ने की वजह से वहाँ पे वेजोडाइलेशन होगी। एक्यूट स्टेज ऑफ इंजरी में मास्ट सेल जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्टामिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वेजोडाइलेशन ज़्यादा होगी। प्लस जो मेन मैकेनिज्म है, तो एनिमल स्टडीज़ में देखा गया था, जो मेन मैकेनिज्म है उसमें आपने देखा था कि जो अल्ट्रासाउंड है वो हीट कर रहा है डीपर टिश्यूज़ को। ठीक है, तो इस डीपर टिश्यू को, अगर डीपर टिश्यू में हीटिंग हो रही है, मसल में हीटिंग हो रही है, तो जो हमारा ब्लड है वो वहाँ पे सर्कुलेट ज़्यादा होगा ताकि वो इस हीट को डिसिपेट कर सके। ठीक है, तो मान लो ये हमारा मसल है, ठीक है, अगर इसके अंदर हीटिंग बढ़ती है तो हमारी बॉडी इस एरिया में ब्लड फ्लो को बढ़ा देगी। ठीक है, इस रीजन में जो ब्लड फ्लो है उसको बढ़ा देगी ताकि यहाँ से जो हीट है उसको वो अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट कर सके, एक जो हमारा बॉडी पार्ट है वो ज़्यादा हीट ना हो। तो ब्लड फ्लो इस तरीके से बढ़ता है अल्ट्रासाउंड की वजह से। तो हमने ऑलमोस्ट जो स्टडीज़ थी वो सारी देख ली है। एक लास्ट हम देख लेते हैं डायग्नोसिस। तो ये डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड नहीं है। ठीक है, डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड अलग होता है, उसको हम लास्ट में देखेंगे। ये डायग्नोसिस है थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड की वजह से। ठीक है, कि थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड की वजह से डायग्नोसिस भी किया जा सकता है कुछ कंडीशन का, जिस कुछ में मतलब एक ही देखी गई है, वो है स्ट्रेस फ्रैक्चर। ठीक है, स्ट्रेस फ्रैक्चर आपको पता है क्या होता है। ठीक है, हेयर लाइन फ्रैक्चर मान लो या स्ट्रेस फ्रैक्चर मान लो। तो जो अल्ट्रासाउंड है, जो कभी कभार एक्सरेज में नहीं दिखता, एमआरआई में दिखता है, तो अल्ट्रासाउंड उस फ्रैक्चर को डायग्नोज कर सकता है। कैसे? अगर जिस एरिया पे स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ हो उस एरिया पे अगर आप हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासाउंड दो, हाई इंटेंसिटी मतलब 2.5 या 2.5 से ऊपर अगर इंटेंसिटी पे अल्ट्रासाउंड दो, तो उस जगह पे एक शार्प पेन फील होता है पेशेंट को। ठीक है, तो ये स्टडी में देखा गया था कि जो थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड है वो स्ट्रेस फ्रैक्चर के डायग्नोसिस में हेल्प कर सकता है एट हाई इंटेंसिटीज। पर बाद की स्टडीज में देखा गया कि कुछ पेशेंट्स को लिया गया और उनमें एमआरआई से स्ट्रेस फ्रैक्चर को देखा गया और अल्ट्रासाउंड से देखा गया, तो 40% जो है उसमें देखा गया कि जो अल्ट्रासाउंड है उसने गलत बताया। तो अल्ट्रासाउंड बिल्कुल भी थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड बिल्कुल भी रिलायबल मेथड नहीं है स्ट्रेस फ्रैक्चर को ढूंढने का, लेकिन एक इंडिकेशन दे सकता है। अगर पेशेंट को कुछ इंटेंसिटी पे पेन फील हो रहा है तो आप उसके लिए एमआरआई रिकमेंड करवा सकते हो, या फिर आप उससे हिस्ट्री पूछ सकते हो कि इस एरिया पे अभी हाल ही में कोई इंजरी हुई है कि नहीं। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन भी हम ये दे सकते हैं कि इट्स नॉट रिलायबल मेथड। अब एक बार पूरे लेक्चर को कंक्लूड कर लेते हैं। तो अल्ट्रासाउंड बहुत टाइम से यूज़ होता आ रहा है, ऑलमोस्ट 1960s से यूज़ होता आ रहा है हमारी फिजियोथेरेपी में। लेकिन इस पे जो रिसर्चेज है, जो क्लिनिकल रिसर्चेज हैं, ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं वो बहुत ही कम हुए हैं। तो इनमें क्लिनिकल ट्रायल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अल्ट्रासाउंड में। और ये जो रिजल्ट्स आए हैं जिसमें कुछ नेगेटिव रिजल्ट आए हैं, वो हो सकता है इसलिए भी आए हों क्योंकि हमने मोस्ट ऑफ द केसेस में हेट्रोजेनस ग्रुप्स लिया है। और अल्ट्रासाउंड की जो एब्जॉर्प्शन है वो एग्जैक्ट नापी नहीं जा सकती किस टिश्यू में कितना एब्जॉर्ब हुआ है, क्योंकि डिपेंड करता है अल्ट्रासाउंड की एब्जॉर्प्शन उसके शेप पे, उसके कंटूर पे, उसकी रिफ्लेक्शंस उतनी ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा उसका कर्वेचर होगा। तो इसको मेजर करना भी मुश्किल है कि किस पर्सन में कितना ज़्यादा अल्ट्रासाउंड एब्जॉर्ब हुआ है उस पैरामीटर पे।
अब जो दूसरा रीज़न है वो है कैलिब्रेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड मशीन। तो जो इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निक कमीशन है उसने ये बोला है कि जो हमारे अल्ट्रासाउंड का डिवाइस है, जो उसकी आउटपुट पावर है जो कि हमने सेट करके जो बाहर निकल रही है अब, वो 20% से ज़्यादा वेरी नहीं करनी चाहिए जो कि मशीन में दिखा रहा है। मशीन में जो वैल्यूज़ दिखा रहा है और जो आउटपुट पावर निकल रही है उसमें 20% से ज़्यादा फ़र्क नहीं आना चाहिए। लेकिन फिर भी स्टडीज़ में देखा गया है कि जो 40% मशीन्स है अल्ट्रासाउंड की वो फेल हो जाती है इस मिनिमम क्राइटेरिया को भी फॉलो करने के लिए। तो जो हम पैरामीटर सेट करते हैं असली में उसका कम पैरामीटर ही हमको मिलता है। लेकिन अब जो अभी मशीन्स आ रही हैं उनका जो BNR होता है, बीम नॉन यूनिफॉर्मिटी रेशियो, वो बहुत ही कम है। तो जितना ज़्यादा BNR कम होगा उतना ही ज़्यादा जो मशीन पावर दिखाएगी वो उतना सही दिखाएगी और उतना ही ज़्यादा एवरेज इंटेंसिटी हमको मिलेगी। तो अभी अल्ट्रासाउंड की कैलिब्रेशन जो है वो आप खुद से चेक कर सकते हैं। उसके डिवाइसेस आते हैं कि आपका अल्ट्रासाउंड आउटपुट पावर कितनी दे रहा है। प्लस आपको रेगुलरली चेक करना चाहिए अपने अल्ट्रासाउंड मशीन या फिर जो भी इलेक्ट्रोथेरेपी मशीन्स होती हैं कि वो पावर आउटपुट कितना दे रही है, ठीक है। और जब आपने उसको ली थी तो वो कितने BNR की थी और किस पैरामीटर्स पे काम करती है। तीसरा रीज़न है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ में डिफरेंट तरीके से एब्जॉर्प्शन होती है अल्ट्रासाउंड की, और अलग अलग इंजरीज़ में, अलग अलग टाइप ऑफ इंजरीज़ में अलग अलग इफ़ेक्ट करता है अल्ट्रासाउंड। तो इस पे रिसर्चेज अभी इतनी ज़्यादा नहीं हुई है। तो ये थे थेराप्यूटिक मैकेनिज़्म। हमने अल्ट्रासाउंड की वर्किंग प्रिंसिपल्स, किस बेसिस पे अल्ट्रासाउंड काम करता है वो हमने पढ़ लिया है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रासाउंड पढ़ लिए हैं, थेराप्यूटिक इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रासाउंड पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो अल्ट्रासाउंड है उसमें आप जो पैरामीटर सेट करोगे वो किस बेसिस पे सेट करोगे, कितने कितने सेट करोगे, जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी, मोड, इंटेंसिटी है वो कैसे सेट करोगे, और एप्लीकेशन करने का तरीका क्या है, और कॉन्ट्राइंडिकेशंस और डेंजर्स क्या होते हैं अल्ट्रासाउंड के।